नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। आरएस और एसआई के लिए इकोनॉमिक रिव्यू पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज की कक्षा में जो औद्योगिक क्षेत्र पर हम जो चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तीन प्रमुख संस्थानों के बारे में जो राज्य में औद्योगिक विकास के लिए जो हमारे उद्यमी हैं उनकी मदद करते हैं। ये तीन संस्थान हैं रीको, रासीको और राजस्थान वित्त निगम। तो इन तीनों पर ही जो है आज की हमारी चर्चा का फोकस रहेगा। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये कक्षा पूरी होने तक आप जो है इन तीनों संस्थानों को न केवल बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बल्कि ये तीन संस्थान ऐसे हैं जिनसे पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं। रीको और आरएफसी पर प्रश्न जो है आपके आरएस परीक्षा में आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है राजसीको से भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाए। छोटे प्रश्न आपके प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और देखते हैं सबसे पहले रीको के बारे में। तो रीको, जिसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम, ठीक है, इस रूप में। अब इसका पहले नाम था, ये जब इसको बनाया गया था 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत 28 मार्च 1969 को। 1969 में इसको जो है मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दोनों के लिए रखा गया था। तो ये न केवल हमारे इंडस्ट्रीज को बल्कि खनिज विकास के काम को भी देखता था, एक साथ दोनों काम ये करता था। बाद में सरकार ने, चूंकि दोनों ही काम जो है अलग अलग प्रकार के हैं, प्रकृति अलग अलग है, उसी चीज को देखते हुए 1 जनवरी 1980 को क्या किया। देखो ये डेट याद रखना, पूछ लेगा कि जो है रीको की स्थापना कब हुई। तो रीको की स्थापना 1 जनवरी 1980 मानी जाएगी क्योंकि 1969 को जो स्थापना हुई है ना वो RSIMDC की हुई है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1980 को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, ठीक है, और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड में इसे विभाजित कर दिया। तो दो टुकड़े कर दिए कि भैया जो इंडस्ट्रीज का जो काम है, खास करके विनिर्माण क्षेत्र वाला, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र वाले जितने भी काम थे खासकर खनन के, वो काम चले गए राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के पास। और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या प्रमोशन या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनका काम चला गया किसके पास में, रीको के पास में। इस तरह से दो वर्ग जो है इसके कर दिए गए। रीको के अगर बात करें तो राजस्थान में कुल 28 रीजनल ऑफिसेज हैं। कितने हैं रीजनल ऑफिस? 28। ये पूछ लिया जाएगा आपको परीक्षा में, यहां से प्रश्न आ सकता है। रीको द्वारा विकसित भौतिक बुनियादी ढांचे में सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट, पानी की आपूर्ति और जल निकासी। मतलब कोई भी इंडस्ट्री का जब विकास होता है तो उसके लिए एक एरिया डेवलप होता है और रीको क्या करता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनके डेवलपमेंट का काम करता है। तो सबसे पहले ज़मीनें लेना, ठीक है, उनका अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करने के बाद वहाँ पर नक्शे के आधार पर प्लॉट्स को काटना, अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड करना और वहाँ पर सड़क, पानी, बिजली और लाइट, ये सारे काम जो है करके कौन देता है, रीको। बाद में इंडस्ट्रीज वहाँ पर स्थापित होती हैं, उनको फिर वित्त व्यवस्थाएं भी जो है रीको के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो रीको ने अब तक 82,000 से भी ज़्यादा एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है और लगभग 338 इंडस्ट्रियल जो रीजन्स हैं उनको इन्होंने डेवलप किया है। ये बेसिक हो गया रीको के बारे में। तो याद रखना, रीको पहले खनिज विकास और इंडस्ट्रीज दोनों के लिए उत्तरदायी था RSIMDC के रूप में, लेकिन 1 जनवरी 1980 को इसके 2 विभाग कर दिए गए हैं। इसके बाद में इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। रीको का काम है मूलभूत रूप से 2 काम। पहला तो मैंने जो बताया आपको, ये इंडस्ट्रीज को डेवलप करता है, मतलब एरियाज को डेवलप करता है, तो औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं देता है। और दूसरा काम है इसका वित्तीय सहायता देना। तो विभिन्न प्रकार की ऋण संबंधित योजनाएं जो है रीको द्वारा चलाई जाती है, जो उस विशेष क्षेत्र में उपस्थित जो भी उद्यमी होते हैं उनको मदद करती है। रीको अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्रो फूड प्रोसेसिंग जो है उसको भी ये अभी देख रहा है। तो रीको ने 4 एग्रो फूड पार्क जो है हमारे यहाँ पर स्थापित किए हैं, जिनमें बोरानाड़ा जोधपुर में, एक अलवर में, एक कोटा में और एक श्रीगंगानगर में। कैसे याद करोगे? राजस्थान के 4 क्षेत्र आप देख लो, ठीक है। अगर ये राजस्थान है, एक हमारा श्रीगंगानगर में हो गया, एक आपका जोधपुर में हो गया, एक आपका कोटा में हो गया और एक आपका अलवर में। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में 4 अलग अलग फूड पार्क जो है रीको द्वारा विकसित किए गए हैं, ठीक है। ये आपको
ध्यान रखना है। इसी तरह से एक फूड पार्क हमारा कहाँ पर है, आपका जो अजमेर है वहाँ पर भी एक आपका अलग से फूड पार्क है जो केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। 4 फूड पार्क हमारे यहाँ पर ये है जो रिको ने विकसित किए हैं, और एक आपके अजमेर में भी है। रिको अब जो है आपके तिवरी जो कि जोधपुर में है, वहाँ पर 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो है उसका भी विकास करेगा और उसके लिए योजना बना रखी है। तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जोन, ये जोन बनाने का काम जो है रिको द्वारा अब कहाँ पर किया जाएगा, जोधपुर में किया जाएगा। रिको ने और भी जो विदेशी निवेश है उनको आकर्षित किया है और इसके लिए एक जापानी पार्क स्थापित किया गया है। तो जापानी संस्थान, जापानी एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम जेट्रो के नाम से जानते हैं, उसके साथ में मिलकर रिको ने अलवर के नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में एक जापानी इकाई स्थापित की है जहाँ पर जापान के जो उद्यमी हैं वो अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। एक अन्य जापानी जोन जो है 534 एकड़ के क्षेत्र में अलवर के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में भी स्थापित किया गया। तो जापान के सहयोग से चूंकि इनको स्थापित किया गया है, तो कहाँ कहाँ हो गया, एक तो अलवर के नीमराणा में और दूसरा अलवर के ही घिलोट क्षेत्र में। ये 2 जोन जो हैं अपने यहाँ पर जापानी पार्क के रूप में स्थापित किए गए हैं। और भी निगम ने काम किए, जैसे कि निगम के द्वारा सीतापुरा जयपुर जो है वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें सेज, तो हमारे यहाँ पर 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है महत्वपूर्ण, जिनमें पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो सीतापुरा में है। यहाँ पर इसमें जोन 1 और जोन 2 इस तरह से करके 2 जोन है और इनका काम है जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात करना। मतलब इस पूरे एरिया में जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये एक अलग तरह का क्षेत्र होता है जहाँ पर आयात और निर्यात से जुड़े नियम बाहरी इंडस्ट्रीज से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब विशेष प्रकार की छूट और विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं इन क्षेत्रों में निर्यात के प्रमोशन के लिए की जाती है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए रिको द्वारा सीतापुरा में जो जेम्स एंड ज्वेलरी, क्योंकि राजस्थान के जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी का काम काफ़ी बड़े स्तर पर होता है, राजस्थान से बड़ी मात्रा में इस तरह के रंगीन पत्थर निकलते हैं जिनसे जेम्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज का निर्माण होता है और उनको यहाँ से निर्यात किया जाता है। इसी तरह से महिंद्रा ग्रुप के साथ मिलकर के रिको ने जो है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर नाम से भी एक सेज की स्थापना की है बगरू में, ठीक है। और ये जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है ये एक बहु उत्पाद सेज है, मतलब यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट पर फोकस नहीं किया गया है और भी बहुत से उत्पादों को निर्यात करने का जो है काम इस क्षेत्र से किया जाता है। अलवर जो है वहां पर भी एक सलारपुर नामक एरिया है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग संघ के माध्यम से एक क्लस्टर बनाया जा रहा है। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर में क्या होता है, एक बहुत बड़े एरिया में एक जैसे प्रोडक्ट जो है उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा, उनके उत्पाद को ज़्यादा जो है वरीयता दी जाएगी और इस तरह से इस क्षेत्र में खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में राजस्थान में रोजगारों का उत्पत्ति भी होगी और मैन्युफैक्चरिंग होने से बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति भी राज्य को हो पाएगी। तो ये हो गई निगम की कुछ अभिनव योजनाएं जिनको वो अभी वर्तमान में लागू कर रहा है। रिको हमारे यहाँ पर उपलब्ध होने वाले जो खनिज हैं उनका प्रयोग करते हुए ग्लास उद्योग की भी स्थापना कर रहा है। तो सिरेमिक और ग्लास उद्योग के लिए कच्चा माल हमारे पास है और इसीलिए अलवर के घिलोद में ग्लास और सिरेमिक हब बनाया गया है और अजमेर जिले के सथाना में औद्योगिक क्षेत्र जो है एक इसी काम के लिए विशेष रूप से आवंटित किया गया है। अब ये तो हो गई बात कि अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन के लिए। दूसरी बात होती है कि उत्पादन के बाद में विपणन की गतिविधियां भी होनी चाहिए, खास करके लोगों के बीच में जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कन्वेंशन आयोजित किए जाते हैं। तो रिको ने इसी चीज़ को देखते हुए निजी सहभागिता अर्थात पीपीपी आधार पर जो है जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में ही एक जयपुर एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जो है JECC, जयपुर एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का विकास किया है। ये सीतापुरा क्षेत्र में ही किया गया जहाँ पर 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑलरेडी आपके जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और वित्तीय सुविधाएं देने का काम ये कौन करता है, रिको करता है। रिको जो है अब तक बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर चुका है, एग्रो फूड पार्क्स का, जापानी पार्कों का, ठीक है, खासकर अलवर क्षेत्र में।
इसी तरह से एग्रीकल्चर, खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना जोधपुर में हो रही है। सिरेमिक और ग्लास उद्योग के लिए अलवर के घिलोद में और अजमेर के सथाना में जो है भूमि का आवंटन किया जा चुका है। ये सारे काम किसने किए हैं? रिको ने, इसके तत्वाधान में ये सब किया गया है। तो यहाँ पर आपका जाकर के रिको कंप्लीट हो जाता है। आराम से आप 100 शब्दों तक का उत्तर इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राज सीको। तो अभी जो रिको की बात की, रिको जो है इसका काम क्या था? रिको का काम था बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करना, उनके लिए क्षेत्र बनाना। अभी छोटे छोटे और भी बहुत से उद्योग हमारे यहाँ पर हैं, खास करके हस्तशिल्पियों के, या जो बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हमारे यहाँ बनती है, उनको विकसित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए जो है जून 1961 में एक और अन्य इकाई की स्थापना की गई थी, जिसको बोला जाता है राजसिको। राजसिको भी एक निगम है जो कि हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ाता है। ठीक है, ये एक व्यावसायिक संस्थान के रूप में अपने लाभ में वृद्धि के लिए क्या करता है? तो मतलब देखो, ये कॉमर्शियल है, ये क्या करता है? मदद करता है जितने भी हमारे हस्तशिल्पी हैं उनकी, जितने भी हमारे लघु उद्योग के मालिक हैं उनकी, और उनके प्रोडक्ट्स के विपणन में उनकी जो नई टेक्निक्स उनको चाहिए, ताकि जो मार्केट है उसमें हम कंपटीटर बन सकें, जो नई टेक्नोलॉजी जिसकी डिमांड मार्केट में है, उन सभी को लाने के लिए ये काम करता है। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं इसके द्वारा चलाई जाती है जिससे उद्योगों का उन्नयन हो और छोटे लाभार्थियों को इसका लाभ मिल पाए। निगम अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को इस माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध करवाता है। तो ये राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड का काम हो गया। अभी ये निर्यात के लिए भी काम करता है, मतलब न केवल ये हमारे जो स्थानीय स्तर पर जो लोकल मार्केट है उसमें चीज़ों को बढ़ाता है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, खासकर राजस्थान के हस्तशिल्प जिसमें वस्त्र हो गए और भी बहुत से अलग अलग प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लकड़ी से जुड़े हुए हो गए, कपड़े से जुड़े हुए हो गए, ठीक है, और ललित कलाओं से जुड़े हो गए, उन सभी को ये निर्यात करवाने में भी मदद करता है। तो इसके लिए इसने शुष्क बंदरगाह स्थापित किया है। ड्राई पोर्ट क्या होते हैं? देखिए, शुष्क बंदरगाह वे स्थान है जहां से किसी बंदरगाह तक सामान को भेजने के लिए पहले उसे इकट्ठा किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो है जयपुर में, जोधपुर में, भिवाड़ी में और भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, भिवाड़ी अलवर पहले से इंडस्ट्रियल जोन है, और जयपुर जोधपुर 2 बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो इन 4 क्षेत्रों में ये क्या करता है? डिपोज बना करके और वहां पर इनको सुविधा उपलब्ध कराता है शुष्क बंदरगाह की। मतलब यहां से माल को एक साथ जो है बंदरगाहों पर भेजा जा सकता है, जहां से फिर ये फर्दर जो है विदेशों के लिए भेजे जाते हैं। हवाई मार्ग से भेजने के लिए सांगानेर एयरपोर्ट जो है, वहां पर जो कार्गो कॉम्प्लेक्स है, वहां से भी रिको या राजसिको जो है इसके द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। ये तो हो गया निर्यात के क्षेत्र में। तो 2 काम हो गए। पहला तो हस्तशिल्प उद्योग जितने भी हमारे हैं, जो भी हमारे हस्तशिल्पी हैं और जो हमारे लघु उद्योग है, उनको ये विपणन और नई तकनीकें अपनाने के लिए मदद करता है। दूसरा, ये निर्यात के लिए शुष्क बंदरगाह की और कार्गो की व्यवस्था करता है। और तीसरा काम ये करता है, जो राजकीय विभाग है उनको सामग्री आपूर्ति करना, जैसे कांटेदार तार हो गए, डेजर्ट कूलर हो गए, आरसीसी पाइप हो गए, टेंट, त्रिपाल, स्टील फर्नीचर। तो बीच में प्रोक्योरमेंट करने का, खरीदने का काम और सप्लाई करने का काम लघु उत्पादों के रूप में किसके द्वारा किया जाता है? राजसिको के। तो लोकल लेवल पर उपलब्ध जो भी हमारे उद्योग हैं उन्हीं से ये सामान खरीदता है और इस तरह से इनका वितरण भी यहां पर ये करता है। अब ये सब करने के बाद अंत में बारी आती है पुरस्कारों की। तो राजसिको द्वारा हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए 1983 से ही राज्य स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार के अंतर्गत रुपये 25,000 नगद तथा दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हस्तशिल्पी को 5,000 रुपये नगद की जो है सहायता मिलती है। तो स्टेट लेवल का अवार्ड जो है उसमें तो 25,000 रुपये, और जिसने भी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया उनको 5,000 रुपये की नगद सहायता एक बार एक मुश्त यहाँ पर दी जाती है। और भी जो हमारे बहुत से कन्वेंशंस हो रही है, जो सेमिनार्स होते हैं, वहाँ तक ये राजसिको क्या करता है? इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर जाता है। जैसे कि राजस्थली विक्रय केंद्र जितने भी हैं वो रिको द्वारा स्थापित किए गए हैं, और इन राजस्थली विक्रय केंद्रों के माध्यम से जो हमारे लगभग 500 से भी ज़्यादा ऐसे हस्तशिल्पी है जो इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स को ये यहाँ पर पहुँचाता है। अब जो तीसरा संस्थान हमारा है उसका नाम है राजस्थान वित्तीय निगम। तो 2 संस्थानों का काम तो न केवल प्रमोट करना है, बल्कि उसके साथ साथ वो फाइनेंशियल एड्स भी देते हैं। वहीं पर राजस्थान वित्त निगम ये लगभग सभी प्रकार के इंडस्ट्रीज को लगभग 20 करोड़ रुपए तक के लोन उपलब्ध कराने का काम करता है, ताकि वे अपने उद्यम को बढ़ा सकें। 17 जनवरी 1955 को
इसे एसएफसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया और राज्य में छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को ये लंबे समय के लिए वित्त सहायता प्रदान करता है, वो भी बहुत ही कम ब्याज पर। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है कि उद्योगों को जो है आगे बढ़ने के लिए पैसे प्रदान करना, उनको लोन फैसिलिटी प्रदान करना, जिससे कि वे दीर्घकाल में अपना विकास कर पाएं। निगम की स्थापना क्यों की गई है? ताकि जो हमारे वर्तमान उद्योग हैं उनको विस्तार के लिए, जबकि नए उद्योगों की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा पाए। और इसीलिए गुड बोरोवर्स ऋण योजना, सिंगल विंडो सिस्टम और ऐसी लगभग 26 से भी ज़्यादा योजनाएं हैं जिनको वर्तमान में आरएफसी द्वारा चलाया जा रहा है। आरएफसी के पास राज्य में 21 शाखाएं हैं। मैंने रिको की कितनी शाखाएं बताई थी? रिको की मैंने 28 शाखाएं बताई थी, ठीक है। उसी तरह से आरएफसी की भी 21 शाखाएं हैं और एक सुविधा केंद्र भी इनके पास में उपलब्ध है जो कि वित्त प्रदान करने का काम करते हैं। एक योजना भी आरएफसी द्वारा चलाई जा रही है। योजना का नाम है राज्य के उद्यमियों के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। 2013-14 में इस योजना को शुरू किया और उसके बाद से ही इस योजना में एक लक्ष्य रखा गया कि इस योजना के पूरे होने तक सरकार लगभग 1000 ऐसी यूनिट्स जो कि राज्य में उद्योगों के क्षेत्र में काम कर रही है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और इसमें जो ऋण मिलता है, न केवल ऋण ये उपलब्ध कराती है बल्कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का जो ऋण होता है, मतलब अगर मान लीजिए 5 करोड़ का है तो उसमें से 1.5 करोड़ तक की सीमा पर 6% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। अगर बैंक 10% की ब्याज ले रहा है तो उसे केवल 4% देना पड़ेगा, क्योंकि 6% ब्याज कौन देगा? हमारी राज्य सरकार, ठीक है। तो 150 लाख रुपए तक का, इससे ऊपर का लोन है तो उसमें जो इतनी राशि को तो ये एडजस्ट करता है और बाकी के लिए व्यक्ति को खुद देखना पड़ता है। योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का लाभ 45 वर्ष की आयु तक ही लिया जा सकता है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा चलाई जा रही है? तो आप आंसर दे सकते हैं कि ये आरएफसी द्वारा चलाई जा रही है। तो ये हमारे 3 संस्थान पूरे हो गए। दोस्तों, अब इनमें से बहुत से प्रश्न बनते हैं और आपको इतना समय नहीं होता है कि आप उन प्रश्नों को बना सकें, तो इसीलिए मैंने केवल मात्र 99 रुपीज़ के हमारे कोर्स में इन सभी क्वेश्चंस को ड्रॉ किया है। वहाँ पर मैं उनको आपके लिए लेकर आया हूँ MCQ फॉर्मेट में। तो टेस्ट वाइज हम दे रहे हैं और 7 टेस्ट हमारे अब तक अपलोड हो चुके हैं। तो इन टेस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप RS जंक्शन ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से इन टेस्ट को दे सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने कितना सीखा, कितना आपको याद है। टेस्ट आप कई बार दे सकते हैं और हर एक टेस्ट देने के बाद आप रिपोर्ट्स में सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, जिनसे आप उनको लर्न कर सकते हैं वहीं के वहीं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने पूरे कंप्लीट इकोनॉमिक रिव्यू, जो कि 10 प्रश्न कम से कम आपको देकर जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम में और लगभग 15 से 20 नंबर के मेंस में आपका इकोनॉमी कवर करेगा, तो ये आपको आना चाहिए। पॉलिटी के लिए भी मेरा कोर्स चल रहा है। 500 रुपये का ये कोर्स है जो कि इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी को कवर करेगा RS एग्जाम के लिए। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर मैं उसे पूरा करवा रहा हूँ, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आप सबसे मिलूंगा अगले वीडियो में और बात करेंगे हम आगे हमारा जो भी इंडस्ट्रीज़ में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।